मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जो डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं वेजेस के पेमेंट के संबंध में उन्हें समझेंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में हमने जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसका इंट्रोडक्शन, इस एक्ट को बनाने के पीछे क्या रीजन थे, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम जब द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के डिफरेंट प्रोविजंस पढ़ेंगे तो उसमें बार बार एक वर्ड यूज होगा जिसका नाम है वेजेस। वेजेस यानी मजदूरी। देखिए, वेजेस और मजदूरी इसका मीनिंग हम सबको मालूम है, ठीक है ना। क्योंकि वेजेस क्या है कि जो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को या वर्कर को दी जाती है उसके द्वारा किए गए कार्यों के बदले उसे हम वेजेस या मजदूरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये लेबर का जो एक प्रकार से जो रेमुनरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो इंडस्ट्रियल लॉ है उसके अंदर बहुत सारे एक्ट है, लेबर लेजिस्लेशन है यानी श्रमिकों से संबंधित कानून। उसमें लगभग प्रत्येक एक्ट के अंदर जो वेजेस का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग प्रकार से दिया गया है उस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, इसमें वेजेस का डेफिनेशन अलग है। और यहाँ पर हम ये भी समझेंगे कि वेजेस में कौन कौन से जो आइटम्स है उनको हम इंक्लूड करते हैं और कौन कौन से आइटम है उनको हम एक्सक्लूड करते हैं, यानी शामिल नहीं करेंगे वेजेस की डेफिनेशन में। तो सबसे पहले हम जो सिंपल डेफिनेशन समझेंगे वेजेस का, और उसके बाद जो भी हम फर्दर वेजेस के अंदर जो आइटम्स ऐड किए जाने हैं उनके बारे में समझेंगे, और कौन कौन से आइटम है वो वेजेस की कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे उनके बारे में भी समझेंगे। देखिए, सबसे पहले वेजेस का मीनिंग समझते हैं। वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। देखिए, वेजेस मीन्स क्या है? ऑल रेम्यूनरेशन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी वेजेस का मतलब उन सभी पारिश्रमिक से है जिसका एक प्रकार से मूल्य मापन है वो हम मनी में कर सकें, पैसे में कर सकें, ठीक है ना। अब देखिए, केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ, देखिए जो पे किया जाना है उसको हमने क्लियरली एक्सप्रेस कर रखा है। एक्सप्रेस का मतलब स्पष्ट बता रखा है कि मजदूरी कितना मिलेगी, ठीक है ना, पैसे के अंदर। एंड विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर फुलफिल्ड बाय पेबल टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्लूड्स। देखिए, इस प्रकार का जो वेजेस है उसे हम किसी एम्प्लॉयर को जो किसी एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉई को जो किसी एम्प्लॉयमेंट के काम से जुड़ा हुआ है और उसके साथ या तो कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या उसके साथ कोई इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो उस एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कार्य के संबंध में यदि कोई रेम्यूनरेशन दी जाती है कर्मचारी को, वर्कर को, एम्प्लॉई को, तो उसे हम वेजेस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसके बाद इसमें एक वर्ड और है, इंक्लूड्स, यानी वेजेस में जो वास्तविक मजदूरी है उसके अलावा क्या क्या इंक्लूड है एज पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं। फर्स्ट जो इंक्लूड किया गया पॉइंट, any remuneration payable under any award, payable under any award अब देखिए, ये जो वेजेस का जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, वो 8 मार्क्स के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है, ठीक।
एनी रेम्युनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट between the parties or order of court ठीक। देखिए सबसे पहले है एनी रेम्युनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देखिए कोई विवाद उत्पन्न हुआ है और कोर्ट ने उसमें जो एक प्रकार से जो है मध्यस्थता की है वेजेस के संबंध में, तो कोर्ट के द्वारा या किसी जो है एडजुडिकेशन यानी पंच निर्णय के द्वारा कोई रेम्युनरेशन का भुगतान किया जाना है किसी वर्कर को, तो उसे भी हम इस वेजेस की कैटेगरी में शामिल करते हैं, ठीक है ना। यानी कोई कोर्ट ने वेजेस देने के बारे में कहा या कोई कमेटी गठित की गई थी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज को मिलाकर और उन्होंने कोई निर्णय दिया है, डिसीजन दिया है कोई वेजेस के सेटलमेंट से रिलेटेड, तो उसको भी हम इस कैटेगरी में यानी वेजेस की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है any remuneration to which the person employed is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period अब देखिए समझते हैं इसको क्या है। एनी रेम्युनरेशन टू विच द पर्सन एम्प्लॉयड, देखिए यदि किसी पर्सन को जो है एम्प्लॉयड है या उसको किसी रोजगार में नियुक्त कर रखा है, ठीक है, तो उस पर्सन को उसने यदि कोई ओवर टाइम काम किया है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा काम किया है अतिरिक्त समय ड्यूटी समय के अलावा, तो उसका जो वेजेस है, ठीक है, ओवर टाइम वर्क और हॉलीडे और एनी लीव पीरियड, ठीक है, और जैसे हमने बात की थी लीव विद वेजेस, ठीक है ना, या किसी छुट्टियों के मजदूरी बकाया है या किसी हॉलीडे से रिलेटेड मजदूरी बकाया है, तो उसको भी हम वेजेस की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है एनी एडिशनल रेम्युनरेशन, एनी एडिशनल remuneration payable under the terms of employment, payable under the terms of employment, देखिए, और यदि किसी जो एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार की शर्तों के
अधीन या अनुसार यदि किसी प्रकार का जो रेमुनरेशन, अतिरिक्त रेमुनरेशन यदि उसे दिया जाना है तो उसको भी हम वेजेस की कैटेगरी में शामिल करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि वेजेस का मतलब क्या है। वेजेस मीन्स ऑल रेमुनरेशन, ठीक है ना। ऑल रेमुनरेशन है सभी प्रकार के जो पारिश्रमिक है एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको कि हम रुपए में या मनी में जिसका मापन कर सकें, ठीक है, या एक्सप्रेस कर सकें, केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस विच वुड इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब देखिए ये किसके लिए कि जो रोजगार है वर्कर का वो चाहे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या फिर इम्प्लाइड हो, दोनों में, ठीक है। इम्प्लाइड वर फुलफिल्ड बाय पेएबल टू ए पर्सन एम्प्लॉयड इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, और जिस भी काम में उसको नियुक्त किया गया उस रोजगार के संबंध में उसको भुगतान किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कोई भी रेमुनरेशन है जो कोर्ट के द्वारा सेटलमेंट है या जो अवार्ड घोषित किया गया पंच निर्णय के द्वारा, यदि किसी को कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर क्या है कि कमेटी गठित होती है और उसमें जो एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयज के होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और उनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाता है वो फिर क्या है अवार्ड कहलाता है, ठीक है ना। तो अवार्ड के द्वारा यदि कोई वेजेस दी जा रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड है। ओवर टाइम से संबंधित यदि कोई वेजेस है तो वह भी इसमें इंक्लूड है। हॉलीडे जो है एक प्रकार से लिव विद वेजेस, हॉलीडे और विद वेजेस, ठीक है ना। कोई लीव के संबंध में कोई वेजेस बकाया है, कोई हॉलीडे से संबंधित कोई वेजेस बकाया है तो वो सब इंक्लूड। और इसके अलावा भी यदि किसी प्रकार की जो वेजेस है तो उसको हम वेजेस की कैटेगरी में शामिल करेंगे। तो ये तो पॉइंट थे कि हम किन किन पॉइंट्स को कवर करते हैं वेजेस की डेफिनेशन में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि वेजेस के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है, यानी हम वेजेस इसको नहीं मानेंगे। क्योंकि देखिए जो हम प्रोविजंस पढ़ेंगे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, उसमें हमें समझना है कि ये प्रोविजंस है वो किस प्रकार की वेजेस पर लागू होते हैं, ठीक है। यानी जो एम्प्लॉयर है वो ऐसे कौन कौन से वेजेस के एलिमेंट्स हैं जिनका टाइमली पेमेंट करने के लिए बाध्य है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो डेफिनेशन है वो आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगी। ओके, अब देखिए हम जो इंक्लूड नहीं कर सकते उन पॉइंट्स को लिखेंगे। तो मैं इनको एक बार नॉट इंक्लूडेड। अब जो इंक्लूड नहीं है उसके बारे में समझना है। फर्स्ट है एनी बोनस। अब देखिए यदि बोनस के पेमेंट की बात हो तो फिर उस पर ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट लागू होगा, ना कि द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ठीक है। तो बोनस है उसको हम कभी भी जो वेजेस में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विसेज अमेनिटी प्रोवाइडेड। अब देखिए यदि किसी प्रकार की कोई जो फैसिलिटी है या सर्विसेज है वो एम्प्लॉयज
को दी जा रही है तो उसको भी हम वेजेस की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक। ओके, नेक्स्ट हम एनी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एनी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यदि कोई ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी दिया जा रहा है वर्कर को तो उसे भी हम वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, पीएफ एंड पेंशन एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट contributed by employer, contributed by employer अब देखिए यदि कोई पीएफ या पेंशन फंड से रिलेटेड कोई भी अमाउंट है बकाया तो उसको भी हम कभी भी वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। पीएफ से रिलेटेड है, यदि कोई पैसा है तो उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है तो उसके लिए जो प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है ये उसके अनुसार रिकवर किए जाएंगे, लेकिन वेजेस में इनको शामिल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ग्रेजुटी पेबल ऑन टर्मिनेशन, ग्रेजुटी पेबल ऑन टर्मिनेशन। अब देखिए जो सेवा समाप्ति पर या जब जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी वर्कर को तो उसके बाद जो उसे जो ग्रेजुटी की राशि जो प्राप्त होती है तो उसकी जो वसूली है वह भी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होगी और ना ही उस ग्रेजुटी की अमाउंट को हम वेजेस में इंक्लूड करेंगे, राइट। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं स्पेशल एक्सपेंसेस। स्पेशल एक्सपेंसेस entitled to employees। अब देखिए यदि जो हमने पॉइंट्स पहले डिस्कस किए थे क्या क्या इंक्लूड करते हैं, उसके अलावा यदि किसी प्रकार के अदर एक्सपेंसेस हैं जो है वह उनकी फैसिलिटी है वर्कर को दी गई है या स्पेशल एक्सपेंसेस के लिए जो कोई एम्प्लॉय है वो एंटाइटल्ड है तो उन एक्सपेंसेस को भी हम वेजेस की कैटेगरी में शामिल नहीं करेंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जो वेजेस है मैं आपको इसका कंक्लूजन बता देता हूँ कि वेजेस वह मौद्रिक राशि है जो किसी जो एम्प्लॉयमेंट के संबंध में या जो है रोजगार या नियोजन अनुबंध के संबंध में जो है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज को दी जाती है और उसके अंदर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उनको इंक्लूड करते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी कोर्ट का सेटलमेंट है, ठीक है ना, कोर्ट पंच या कोर्ट ने निर्णय दिया है या कोई अवार्ड घोषित किया है पंच निर्णय के द्वारा तो जो राशि है वेजेस से रिलेटेड उसको हम वेजेस में काउंट करेंगे। ओवर टाइम है या हॉलीडे है या लीव से रिलेटेड यदि कोई वेजेस है तो उसको भी हम वेजेस में काउंट करेंगे और एनी अदर, ठीक है ना,
वेजेस का पार्ट है कोई भी, तो उसको भी हम वेजेस में काउंट करेंगे। क्या नहीं हम काउंट करते हैं वेजेस में, कोई बोनस होगा तो उसको काउंट नहीं करेंगे। देखिए बोनस की जो वसूली है वो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के अकॉर्डिंग की जाती है, ठीक है ना। इसलिए जो बोनस है उसको कभी हम वेजेस नहीं मान सकते, ठीक है। वेजेस अलग चीज होती है, बोनस अलग चीज है। इसके अलावा सर्विस एमिनिटी प्रोवाइडेड, किसी प्रकार का जो सर्विसेज है या एमिनिटी है जो प्रोवाइड किया जाता है उसको भी हम वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। सर्विस और एमिनिटी क्या हो सकती है, जैसे उसे किसी प्रकार का जो हाउस फैसिलिटी है या किसी प्रकार का ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है या जो अदर फैसिलिटी है जो भी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, यदि वो फैसिलिटी है तो उसे हम बेसिस में काउंट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद एनी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, यदि उसे कोई भी कर्मचारी जो है या वर्कर है वो एंटाइटल्ड है फॉर एनी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो उसको भी हम बेसिस में काउंट नहीं करेंगे। पीएफ एंड पेंशन एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है ना। यदि किसी प्रकार का जो पीएफ से रिलेटेड है या पेंशन से रिलेटेड जो फंड है उसको भी हम बेसिस में काउंट नहीं करेंगे। और ग्रेजुटी है, ग्रेजुटी जो इसके लिए अलग से एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट है, उसको भी हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में है। तो उससे रिलेटेड भी यदि कोई पार्ट है तो उसको भी हम बेसिस में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर स्पेशल एक्सपेंसेस एंटाइटल टू एम्प्लॉयज, यदि एम्प्लॉयज को किसी प्रकार का कोई विशेष एक्सपेंसेस दिया जाना है तो उसको भी हम वेजेस में काउंट नहीं करेंगे। तो ये वेजेस का डेफिनेशन है, बहुत ही लेंथी डेफिनेशन है बट आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है याद करने के लिए। तो ये परीक्षा में 8 मार्क्स के तौर पर पूछा जाता है और कई बार 5 मार्क्स के तौर पर भी पूछ सकते हैं। और जैसे 20 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है परीक्षा में तो उसमें होता है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग जो पॉइंट्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो पॉइंट्स के तौर पर भी वेजेस का मीनिंग पूछा जा सकता है, क्या इंक्लूड है क्या इंक्लूड नहीं करते, ये सब पूछ सकते हैं। तो आप इनको भी नोट करें। देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में, उसमें है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जिस भी संस्थान के अंदर वर्कर काम करते हैं उस संस्थान में, उस इंस्टीट्यूशन में जो वेजेस के पेमेंट का अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, ठीक है, ये उसके बारे में। क्योंकि देखिए यदि टाइम से वेजेस का पेमेंट नहीं हुआ तो फिर किसी न किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा और उसे जवाब देना पड़ेगा उस बात का कि उन्होंने टाइम से पेमेंट क्यों नहीं किया। तो कौन व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है टाइम से वेजेस का पेमेंट करने की। फर्स्ट हम बात करते हैं फैक्ट्री। अब देखिए इसे जो है वो सेक्शन याद रखना है कि ये सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, ठीक है, सेक्शन 3 में। अब फर्स्ट है फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज, यदि कोई फैक्ट्री हो तो फैक्ट्री के अंदर कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है वेजेस के पेमेंट के लिए? मैनेजर। जो उसका मैनेजर होगा वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के केस में कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है? पर्सन appointed in the local area concerned, in the local area concerned। अब देखिए यदि रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में वेजेस का पेमेंट नहीं किया जाता
तो उस केस में जो लोकल एरिया जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं उस एरिया के जो भी निर्धारित पर्सन है वेजेस के पेमेंट के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। इंडस्ट्रियल एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट अब देखिए कोई इंडस्ट्री है या अन्य कोई किसी प्रकार का संस्थान है तो उसमें कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके संबंध में है एनी ऑथराइज्ड पर्सन फॉर सच पेमेंट। देखिए जिस भी व्यक्ति को वेजेस के पेमेंट के लिए जो है अपॉइंट किया जाता है, ऑथराइज किया जाता है, अधिकृत किया जाता है, वही व्यक्ति वेजेस के पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट के केस में। अब देखिए उनका नाम कुछ भी हो सकता है उन पर्सन्स का, ठीक है ना, वो मैनेजर के नाम से जाने जा सकते हैं, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से जाने जा सकते हैं, ठीक है, बट जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसी व्यक्ति जो ऑथराइज है उस काम को करने के लिए उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर। अब देखिए कॉन्ट्रैक्टर के केस में यदि कोई कार्य किसी कॉन्ट्रैक्ट पर किया जा रहा है और उस कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में यदि व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो फिर कौन व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा? पर्सन appointed by contractor। अब देखिए जिस भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्टर ने वेजेस के पेमेंट के लिए अपॉइंट किया है वही व्यक्ति जो वेजेस पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है इन एनी अदर केसेस, और अन्य कोई यदि केस है या कोई संस्थान है तो उस केस में पर्सन डेजिग्नेटेड फॉर दैट पर्पस। अब देखिए यदि कोई अन्य संस्थान है तो उस केस में जिस भी व्यक्ति को जो अपॉइंट किया गया है या अधिकृत किया गया है वेजेस के पेमेंट के लिए तो वही व्यक्ति वेजेस के पेमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस है ये सेक्शन 3 में दी गई है, ध्यान से याद रखना। ये आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हेडिंग को तो उसके अंदर ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि फैक्ट्री है तो मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन है तो उस केस में पर्सन अपॉइंटेड इन लोकल एरियाज एज कंसर्न। अब देखिए मैं यदि रेलवे के अंदर कोई व्यक्ति काम करता है सादुलपुर के अंदर तो उस केस में यदि उस कर्मचारी को वेजेस का टाइम से पेमेंट नहीं होता तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो जो लोकल एरिया के अंदर जो व्यक्ति या अधिकारी जो नियुक्त है जिसको ये काम सौंपा गया है वही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल और अदर एस्टेब्लिशमेंट। तो एनी ऑथराइज्ड पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है ऑथराइज्ड, ठीक है ना, पेमेंट वेजेस पेमेंट के लिए, और उसका नाम या उसका डेजिग्नेशन कुछ भी हो सकता है, किसी भी नाम से उसको हम जान सकते हैं, मैनेजर कह सकते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कह सकते हैं या किसी अन्य पद से उसको नामांकित कर सकते हैं। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में यदि वर्कर काम करते हैं तो उस केस में पेमेंट ऑफ वेजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? पर्सन अपॉइंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, यानी कॉन्ट्रैक्टर ने जिस भी व्यक्ति को वेजेस के पेमेंट के लिए अपॉइंट किया है वही व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा यदि कहीं डिले हो जाता है वेजेस के पेमेंट में। और एनी अदर केस में क्या है कि जो भी अधिकृत व्यक्ति है, डेजिग्नेटेड पर्सन है, जिसको ये अधिकार सौंपा गया है वेजेस के पेमेंट के लिए, तो वह रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर प्रोविजंस पढ़ेंगे द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 के बारे में।